ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज हम आप लोगों का डाटाबेस का रिलेशनल अलजेब्रा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। इसका जरूरत क्या है, पहले क्या, अब इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पीछे बैक हो जाती हूँ कि अभी तक हमने डेटाबेस में क्या क्या पढ़ लिया है, किस किस चीज का वीडियो आपके पास उपलब्ध है प्ले लिस्ट में। तो देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा है कि डेटाबेस होता क्या है, फिर आपने देखा कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है ना, उसके बाद आप डेटाबेस डिजाइन के ऊपर बात किए कि डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनल लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं, एंड दैट लॉजिकल डिजाइन इज कॉल्ड ईआर मॉडल, है ना। ईआर मॉडल कुछ और नहीं है, डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आप अध्ययन करते हैं कि आप जिस चीज के लिए डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कितने तरह के एंटिटी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और सारे एंटिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, और फिर सब एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो वो सब रिलेशनशिप का टाइप आपने देखा है ना, और किस तरह से एक दूसरे के बीच रिलेशन है सब सारी एंटिटी का, और कितने तरह का कैंडिडेट की हो सकता है, मतलब कितने तरह का की हो सकता है। तो ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉजिकल डेटाबेस के डिजाइन में। ठीक है, उसके बाद जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस का काम यही है कि जो आप ईआर डायग्राम आपने बनाया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिलेशन क्रिएट करना, जिसको स्कीमा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्कीमा बहुत ही खूबसूरत शब्द है आपके डेटाबेस में। इसका काम मतलब क्या होता है कि जो भी आप एंटिटी बनाए, तो स्कीमा में लिखा जाता है इंफॉर्मेशन की, रिलेशन का नाम क्या है, फिर उस पर्टिकुलर रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर वो सारे एट्रीब्यूट्स के क्या टाइप होंगे। तो ये सारी चीजें आप किसमें डालते हैं, रिलेशनल रिलेशन में बनाते हैं, तो उस सब इंफॉर्मेशन को रिलेशन स्कीमा कहते हैं। खैर, तो अब मान लीजिए आपने लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के बारे में समझ लिया, फिर उसमें रिलेशन के बारे में भी जान लिया। अब क्या है कि अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेशन, जब आप टेबल बना लिए, अब उसमें आपने डेटा को डाल लिया, ठीक है ना। तो हाउ टू इन, तो अब अगर आपको डेटा को डेटाबेस से निकालना होगा, रिट्रीव करना होगा, टेक्निकल वर्ड है रिट्रीव करना, तो इसके लिए आपके पास दो मैथमेटिकल मॉडल दिया गया है, जिसका नाम है रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। ये मैथमेटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल। तो आपके सिलेबस में ये तीनों चीजें पढ़नी है, रिलेशनल अलजेब्रा पढ़नी है, रिलेशनल कैलकुलस पढ़ना है, एज वेल एज एसक्यूएल भी पढ़ना है। लेकिन रिलेशनल, तब आप कहेंगे कि मैम जब ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो पढ़ के क्या करना। तो देखिए, आप जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट गिव्स यू अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई भी क्वेरी कैसे हम लोग लिखते हैं, कोई भी डाटा या सेट ऑफ डेटा टेबल से कैसे रिट्रीव होता है। तो ये सारी चीजें आपको रिलेशनल अलजेब्रा से पता चलता है। ठीक है ना, तो ये पहले जो कॉड, ये कॉड साहब इसको इस मैथमेटिकल मॉडल को आपको दिए हैं, ठीक ना। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, तो अब इसको समझते हैं हम लोग। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी क्या हो, देखिए क्वेरी मतलब ये अंग्रेजी का शब्द है ना। तो क्वेरी को आप कहेंगे कि मैम क्वेरी, हम लोग को अगर कोई सवाल रहता अपने मन में, तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, है कि नहीं, क्वेरी, और मैं आंसर करती हूँ। तो ठीक उसी तरीके से आप डेटाबेस से क्वेरी करेंगे, तो डेटाबेस विल गिव यू आंसर। तो आप डेटाबेस से क्या क्वेरी करेंगे, डेटाबेस के पास है ही क्या, तो डेटाबेस के पास डेटा है, तो आप क्वेरी क्या करेंगे, उससे डेटा निकालेंगे। तो मतलब डेटाबेस के पास तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अब उसमें से कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को निकालना, उससे रिट्रीव करना, दैट इज कॉल्ड क्वेरी इन डीबीएमएस सिस्टम। वेरी क्लियर। आपको अभी दो बात मैंने समझी किया कि रिलेशनल मॉडल जो है, रिलेशनल अलजेब्रा जो है, ये व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। इफ समवन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, तो आप क्या बोलेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है ये मैथमेटिकल मॉडल है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्वेरी लैंग्वेज, है ना। और ये क्वेरी लैंग्वेज लिखने के लिए ये रिलेशनल मॉडल है। अब इसमें जो शब्द आपका प्रोसीजरल इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब समझिए। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रोसीजरल का मतलब कि थोड़ा सा हम प्रोसीजर भी बताएंगे
कि ये डाटा रिट्रीव कैसे होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। समझ गए? तो अगर सिंगल लाइन में आपको जवाब देना होगा व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, तो यू विल आंसर रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और यहाँ क्या लिखा है आपने? इट इज थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर रिलेशन ऑफ डेटाबेस। थ्योरेटिकल फाउंडेशन समझ गए कि जो जिस तरीके से आप रिलेशनल अलजेब्रा को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ जो भी ऑपरेटर होगा तो उसका जो मैथमेटिकल नोटेशन होगा दैट वी विल यूज, दैट नोटेशन इज नॉट गोइंग टू यूज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कंप्यूटर। मीनिंग वही, मीनिंग में अंतर नहीं होगा, लेकिन जब आप इस नोटेशन को आप यूज कंप्यूटर में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे ये नोटेशन नहीं चलेगा, इसके जगह पे वहां पे जो कीवर्ड बनाया गया होगा एसक्यूएल में उसको आपको यूज करना पड़ेगा। बट ये काम कैसे करता है ये सब कुछ आपको इसी अलजेब्रा में समझ में आएगा। क्लियर हो गया बात? तो आपका ये क्या है, दिस इज थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर व्हाट, फॉर रिलेशन ऑफ डेटाबेस एंड क्वेरी एसक्यूएल। कहता है कि जो भी आपका जो क्वेरी आप लिखने जा रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा से, तो उसमें इनपुट भी आप क्या देंगे, टेबल के फॉर्म में देंगे, और आउटपुट भी किस में आएगा, टेबल में। क्यों? अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए टेबल मतलब क्या, टेबल मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहां डेटा को कॉलम और रो में अरेंज किया गया है। तो हम टेबलर यानी कॉलम और रो के फॉर्म में इनपुट देंगे, और डेटा जो हम रिट्रीव करेंगे दैट इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ टेबल इटसेल्फ। मतलब वो आउटपुट में एक कॉलम हो सकता है, आउटपुट में 10 कॉलम हो सकता है ना, आउटपुट में एक रो हो सकता है, आउटपुट में 10 रो हो सकता है, लेकिन रो और कॉलम चाहे जो भी उसमें टेबुलर फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? तो बात समाप्त हो गई। क्या बोला हमने कि रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल क्वेरी है, उसमें आप पूरी पूरी बात बताते हैं कि क्या डाटा आप उसमें रिट्रीव करेंगे। तो इसलिए इसका नाम प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इनपुट में भी आप टेबल डालेंगे और आउटपुट भी आप टेबल के तौर पे लेंगे। अब इसमें क्या है कि कई सारे इसमें आपके ऑपरेटर हैं, जैसे बहुत ध्यान से समझना है, दीज आर वेरी बेसिक ऑपरेटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो देखिए आपके टेबल में कई सारे कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो जब तक आप उस टेबल के कॉलम को प्रोजेक्ट नहीं करिएगा क्वेरी लैंग्वेज में, तब तक वो उस टेबल का डेटा आपके कंप्यूटर पर दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई? आप जो भी डेटाबेस में टेबल बनाते हैं या जो भी डेटा बनाते हैं, दैट डेटा स्टोर्ड इनसाइड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो लेट मी गिव फ्यू सेकंड्स। ओके, लेट मी गिव फ्यू सेकंड्स। ओके, तो इसमें जो आपका डेटा होगा, ठीक है, तो इसमें जो डेटा आपका होगा वो क्या होगा कि टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा होगा, ठीक है ना। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा है, तो वो डेटा आपके सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है। अब उस सेकेंडरी मेमोरी से आपको डेटा क्या करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है। तो डेटा को रिट्रीव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी डाटा दिखाई नहीं देगा। तो रिट्रीव करने के लिए आपको कोई ऑपरेटर चाहिए होगा। आप कहेंगे मैम बिना ऑपरेटर के तो हम कंप्यूटर से कैसे काम कराएंगे, तो दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्लियर हो गई बात? आपने क्या समझा कि भाई टेबल जो भी हम बना रहे हैं डाटाबेस में, तो वो तो सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। अब वो डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर तो दिख नहीं रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने के लिए डाटा को आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब उस क्वेरी में आपको हु विल हेल्प यू, तो आप कहेंगे मैम ऑपरेटर विल हेल्प अस। कौन सा ऑपरेटर हेल्प करेगा? तो आपको ऑपरेटर हेल्प करेगा प्रोजेक्ट ऑपरेटर। पर्पस समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर का काम क्या है, टेबल से डाटा कॉलम वाइज, ध्यान रखेंगे आप मेरी बात, कि कॉलम वाइज डेटा को आप स्क्रीन पर क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस यू विल यूज प्रोजेक्ट ऑपरेटर। मैथमेटिकली इसको पाई की तरह लिखा जाता है। दिस इज द सिंबल, डोंट बी हरी। इस देखो सिंबल को देख के डरिएगा मत, मैं शुरू में डर गई थी। तो ये सब सिंबल है, सिंपली काम बस इतना ही है जितना मैंने बताया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे आपने अगर कोई रिलेशन आर लिया, ठीक है, यहाँ आर एक रिलेशन का नाम है, यानी कोई टेबल का नाम है। ये नाम स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। जो टेबल जिस नाम का बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ हो सकता है। मैंने सिंपलीफाई किया है समझाने के लिए।
तो रिलेशन आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एबीसी 3 कॉलम है, अब ये एबीसी 3 कॉलम की जगह आप टीचर कोई मान लीजिए या स्टूडेंट टेबल है उसका कॉलम नेम आप लिख लीजिए, रोल नंबर, बच्चों का नाम, फिर उसका जो रिजल्ट या मार्क्स है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमें तो बस सिंपल समझाना है, इसलिए मैंने ये सिंपल नाम ले लिया कि चलो अगर रिलेशन आर है और एट्रीब्यूट क्या है एबीसी, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करने में आप करना कौन कौन सा, सिर्फ 2 कॉलम आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 2 कॉलम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक कॉलम आप सपोज, पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा कि मैम सबसे पहले तो प्रोजेक्शन सिंबल लगा देंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कॉलम का नाम लिखिएगा। जैसे अगर आपको बी और सी कॉलम प्रोजेक्ट करना है टेबल से, तो यहाँ बी कॉमा सी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये बी और सी जो है कॉलम, वो आपका प्रोजेक्ट होगा, और किस टेबल से प्रोजेक्ट होगा ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये टेबल क्या है आपका, ये टेबल आपका आर है। तो यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है। देखिए लिखने में इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट की जस्ट थोड़ा नीचे करके कॉलम लिखना है, उसके बिल्कुल बराबर में मत लिखिएगा, है ना। ये सब रिप्रेजेंटेशन है, इसको फॉलो करना है हम सबको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर कैसे चलाया जाता है आप समझ गए। प्रोजेक्ट का पहले साइन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे आप लोग जिस कॉलम के डाटा को आपको प्रोजेक्ट करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आप टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल के ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई मेरी। ये जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है ये कॉलम पर अप्लाई होता है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन कॉलम, वेरी क्लियर। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ये जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है इसमें कॉलम का नाम कॉमा दे दे करके आप लिख देते हैं, और ये आर जो है दिस इज नेम ऑफ रिलेशन, क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब ये हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ देखिए बी और सी, जैसे यहाँ पर आपका बी और सी जो है हम कॉलम को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाहे तो ए बी सी तीनों कॉलम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, तो आप ए कॉमा बी कॉमा सी लिख देंगे। आप चाहे तो सिंगल कॉलम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत, जैसा आपका मर्जी वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे सिर्फ ए लिख देते हैं, अब ब्रैकेट में आर लिख देते तो ओनली 1 कॉलम विल प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। तो देखिए ये अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशन पर, तो बी और सी कॉलम का डाटा प्रिंट होगा। तो देखिए बी में क्या है, बी2 है, तो हमने यहाँ B2C4 लिख दिया। बी और सी में क्या है, B2C4, तो यहाँ B2C4 लिख दिया। फिर क्या है B2C3, तो अगेन मैंने B2C3 लिख दिया। यहाँ B2C3 रिपीटेड है तो इसको नहीं लिखना है। फिर B3C4 लिख दिया, B3C4 लिख दिया। तो इस टेबल में जितने डेटा आपके होंगे इस दोनों कॉलम में, वो सब के सब आपके यहाँ क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी, समझ गया। तो आप कहेंगे मैम यहाँ 4 रो था आपने यहाँ 3 ही लिखा, क्योंकि 1 रो इज रिपीटेड। और ये जो मैथमेटिकल मॉडल है दिस इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, है ना। तो ये सेट थ्योरी में डुप्लीकेट डेटा आप सेट में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका डुप्लीकेट डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्लियर ना। जैसे हाँ B2C3 है, B2C3 2 टाइम्स आया है, तो इसमें 2 टाइम्स नहीं आएगा। इस पे बहुत बारी सवाल आप लोग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। अच्छा सब्जेक्टिव में भी जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो डोंट बी मिस टू राइट एग्जाम्पल, आपको हमेशा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ अब तक जो भी बात मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है दिस इज वेरी पावरफुल एंड वेरी बेसिक एंड फर्स्ट ऑपरेटर व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम रिलेशनल अलजेब्रा, राइट। तो रिलेशनल अलजेब्रा से आप पहले ऑपरेटर को आप पढ़ रहे हैं जिसका काम क्या है, टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या करेगा, तो टेबल से किसी पर्टिकुलर कॉलम को, सेट ऑफ कॉलम, चाहे तो आप सारे कॉलम को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक कॉलम को, चाहे तो जितना मन उतना कॉलम, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे मैम आप जैसे टेबल में 3 ही कॉलम है तो आप 4 थोड़े ही प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ये हमेशा कॉलम को प्रोजेक्ट करता है ना, कॉलम वाइज प्रोजेक्ट करता है। अगर ए लिखा तो ए पूरा कॉलम, बी पूरा कॉलम, सी पूरा कॉलम, लाइक दिस। किस टेबल पर आप प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस टेबल का नाम देना पड़ेगा, है ना। तो पहले प्रोजेक्शन सिंबल पाई,
और फिर उसके नीचे में कॉलम का नाम और फिर पाई के जस्ट बराबर में लाइक दिस आपको रिलेशन नाम ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस दोनों कॉलम को क्या किया, प्रोजेक्ट क्यों करते हैं, ताकि सेकेंडरी का जो डाटा इस टेबल का है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या हो, विजिबल हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करके याद रखने वाली बात है वो क्या है कि रिपीटेड डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, यू डोंट नीड टू रिमूव सेपरेटली, आपको अलग से रिमूव करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया ना। तो देखिए आपने अभी जो किया, क्या किया आपने, क्या किया कि किसी टेबल से डेटा को कॉलम वाइज रिट्रीव किया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है आपके डेटाबेस का वो कहलाता है सिलेक्शन ऑपरेटर। व्हाट इज इट कॉल्ड, सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक ना। तो सिलेक्शन ऑपरेटर किस पर काम करेगा, देखिए ये मैथमेटिकल मॉडल है तो अच्छे से समझिए। ये काम करता है टेबल के रो पर, ठीक है। प्रोजेक्शन काम करता है टेबल के कॉलम पर और सिलेक्शन काम करता है टेबल के रो पर। तो देखिए इसमें कहता है कि सिलेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड टपल्स ऑफ द रिलेशन, है ना। अब इसमें कंडीशन भी आप लगा सकते हैं और नए भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, इतने जल्दी बोल दिया मैंने, तो आराम से समझते हैं। देखिए सिलेक्शन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिग्मा साइन से, ठीक है। तो सिग्मा साइन का काम क्या है, जहां भी सिग्मा लिखा हुआ दैट मींस कि देयर इज सिलेक्शन ऑपरेशन, जहां भी पाई लिखा है वहां पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो सिलेक्शन प्रोजेक्शन ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, कि ये कॉलम पर अप्लाई होता है, सिलेक्शन रो पर अप्लाई होता है। एक बात तो आपको समझ में आ गया। अब सिलेक्शन ऑपरेटर जो होता है वो रो को सिलेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिलेक्शन। अब अगर मान लीजिए रो को सिलेक्ट करना है, आपने कोई कंडीशन दिया ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टेबल के सारे रो को ये ले आएगा, सिलेक्ट कर लेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई कंडीशन डाल दिया तो फिर जो जो टेबल का वही रो सेलेक्ट होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको याद क्या रहा, नंबर 1 सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन रो, ये रो को सेलेक्ट करता है। रो सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि टेबल में पूरा का पूरा रो ये सेलेक्ट करेगा। जैसे प्रोजेक्शन कॉलम सेलेक्ट करेगा तो पूरा कॉलम, ए कॉलम सेलेक्ट हो रहा तो पूरा ए, ऐसा नहीं कि आधा ए, ऐसा नहीं। तो उसी तरीके से जब ये सिलेक्शन करेगा तो पूरा रो सेलेक्ट करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर नाउ। अब अगर आपने कोई कंडीशन नहीं दिया तो टेबल में जितने रो होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने कोई कंडीशन डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल में से वही रो सेलेक्ट होंगे जो उस जो जिस पर वो कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो अब ये जो सिलेक्शन ऑपरेटर है ये कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, तो देखिए ये लिखने का तरीका। अच्छा एक मजेदार बात और सुन लीजिए, सिलेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्ट की तरह से नहीं होता है कि प्रोजेक्ट करके वो डिस्प्ले भी कर देगा, नहीं। सिलेक्शन ऑपरेटर सिर्फ सिलेक्ट करेगा, ठीक ना, डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में उठा के ले आएगा, सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अब अगर स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करना है वो सिलेक्टेड डेटा, तो आपको फिर से प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो सिर्फ सेलेक्ट करके वो रखे रहेगा, तो यू हैव टू राइट हियर, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन जब हमने लिखा तो प्रोजेक्शन भी लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये इवेल्युएट होगा, तो सबसे ये पहले क्या होगा, पहले आपका सिलेक्शन ऑपरेटर लगेगा, इवेल्युएट होगा ऑन विच टेबल, तो आर टेबल, ठीक है। अब जो सिलेक्शन से रो, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत बेसिक बात है। अगर ये बेसिक बात आप छोटे छोटे जो चीजें हैं पकड़ लेंगे ना तो आपकी बड़ी बड़ी चीजें तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, नो इशू, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो ऑपरेटर है, वन इज प्रोजेक्शन, अनदर वन इज सिलेक्शन, राइट। तो पहले जो ऑपरेटर आप एग्जीक्यूट करेगा दैट विल बी द सिलेक्शन ऑपरेटर ऑन विच टेबल, तो ये आर टेबल पर एग्जीक्यूट होगा। तो जो आर टेबल आपने यहाँ शुरू में लिया है ऑन दिस टेबल, राइट। अब इस आर टेबल पर कंडीशन देखिए आपने क्या लगाया, सी इज इक्वल टू C3। सी क्या है, कॉलम नेम, कॉलम नेम इज इक्वल टू C3। तो आर टेबल में ये देखेगा कि कॉलम नेम C3 कहाँ है, तो C3 आपने पाया 2 रो में है, ठीक है ना, 2 रो में आपका C3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 रो को सेलेक्ट कर लेगा, राइट। देखिए जब सिलेक्शन आपने लगाया और कंडीशन क्या डाला, C3 C इज इक्वल टू C3, इसका मतलब ये 2 रो सेलेक्ट करेगा, विच रो, A2 B2 C3, 1 रो। सेकेंड वन इज A3 B2 एंड C3, सेकेंड रो। क्लियर। तो ये दोनों रो को ये सेलेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों रो में ये दोनों कॉलम मौजूद है। तो जो जो कॉलम का मैच ये कर रहा है ये वैल्यू, वो पूरा का पूरा रो ये सेलेक्ट कर लेगा। अब प्रोजेक्ट कौन सा करेगा,
तो इस रो में, इस दोनों रो में, ठीक ना, जैसे ये, एक मिनट, ये जो दोनों रो आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है, इस दोनों रो में कौन सा आपका, दिस इज नॉट विजिबल फाइनली, ओके फाइन, नो दिस इज नॉट विजिबल एनीवे, तो मैंने सोचा ये बाउंड्री ले लेगा। तो ये जो दोनों रो है आपका A2 B2 C3 एंड A3 B2 C3, इस दोनों रो में तीनों कॉलम है। तो अब जिस कॉलम को आप प्रोजेक्ट करेंगे, ध्यान से समझ लें, तो इस दोनों रो का सिर्फ वही कॉलम प्रोजेक्ट होगा। जैसे हालांकि यहाँ पे लगता है मैंने तीनों कॉलम को प्रोजेक्ट कर दिया, देखिए ABC, तो ये क्या हुआ कि ABC जो कॉलम है इसके दोनों रो को आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप इसमें एक ही कॉलम को आप सेलेक्ट करते तो बाकी ये दोनों रो आपका प्रोजेक्ट नहीं होता, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन हुआ, ये ध्यान से फिर से समझिए, मैं फोकस कर रही हूँ कि ये प्रोजेक्शन अप्लाई किस पर हुआ, इस कंडीशन पर अप्लाई हुआ। क्लियर है ना, कि इस कंडीशन के रिलेशन जो है आर, उसके इस टेबल के रिलेशन में जो जो रो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, फॉर दैट रो ओनली दिस प्रोजेक्शन इज अप्लाइड, नॉट ऑन ऑल टेबल। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, कि ये जो प्रोजेक्शन ABC आपने अप्लाई किया है, दिस इज नॉट अप्लाइड डायरेक्टली ऑन होल टेबल, दिस इज अप्लाइड ओनली ऑन टेबल R, on which on only those row which satisfy this condition। ये कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ दो ही रो किया इस टेबल में, ठीक है ना। देखिए C3 से मैच करने वाला दो ही रो है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये इसी दोनों रो पर अप्लाई होगा। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इस दोनों रो पे अप्लाई हो गया, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप बच्चे सिर्फ A प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ A2 A3 इसका आउटपुट आता। अगर आप में से कोई लोग डिसाइड करते नहीं मैम मेरा तो सिर्फ AB का ही काम है, तो सी मत कीजिए, तब उस परिस्थिति में आपका A2 B2 और A3 और B2 आउटपुट आ जाता। हमने तीनों लिख दिया है, इसलिए दोनों रो का तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गया, प्रिंट हो गया। समझ में आया ना। तो सिलेक्शन क्या हुआ, सिलेक्शन सेलेक्ट करता है रो वाइज डेटा, और प्रोजेक्शन उस रो में कॉलम को, उस रो के कॉलम को प्रोजेक्ट करता है, डिस्प्ले करता है। सिलेक्शन नेवर डिस्प्ले डाटा ऑन योर कंप्यूटर, सो दैट कि अब आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर डाटा डिस्प्ले करने के लिए आपको प्रोजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। नाउ इट्स क्लियर ना। तो आपके पास दो ऑपरेटर मैंने बताया अभी तक आपको, रिलेशनल अलजेब्रा का, प्रोजेक्शन ऑपरेटर और सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर भी आपको समझ में आ गया है ना। तो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। तो नेक्स्ट थर्ड ऑपरेटर आपको मैं बताने जा रही हूँ, यूनियन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। नाम से ही आपको समझ में आ गया, यूनियन करेगा। अब रिलेशनल अलजेब्रा में होता ही क्या है, तो आप कहेंगे मैम रिलेशन होता है, तो ये या तो रिलेशन को यूनियन करेगा या फिर कोई दो क्वेरी को यूनियन करेगा, है बात की नहीं। क्योंकि देखिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप, डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस में तो दो ही एंटिटी है ना, या तो रिलेशन है या तो क्वेरी जो आप लिख रहे हैं। तो यूनियन करना मतलब एक से ज्यादा को, दो को जोड़ना है, तीन को जोड़ना है, तो जोड़िएगा क्या, यूनियन किसको करिएगा, तो मल्टीपल टेबल को या फिर मल्टीपल क्वेरी को। तो ये बात वही है यहाँ पर, इसीलिए आपने लिखा है कि यूनियन ऑपरेटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू लाइक, ठीक है। टू और मोर टेबल पर ये अप्लाई होता है। अच्छा, ये सेट थ्योरी, इट इज सेम एज सेट थ्योरी, है ना। ये कंस्ट्रेंट किस पर लगता है, तो रिलेशन पर। कैसे रिलेशन पर, जिसमें बोथ हैव सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट। इसका मतलब समझ लीजिए भाई, सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पर खास कि जैसे रिलेशन आपके पास मान लीजिए R1 टेबल है और दूसरा R2 टेबल है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर R1 R2 के ऊपर आप यूनियन लगाने जा रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि R1 में कितने टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं। लेट सपोज R1 में आपके पास 3 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं, तो अब आप चेक कीजिए R2 में, ठीक है ना। तो R2 में चलिए अब आप यूनियन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि अगर R1 में 3 एट्रीब्यूट है तो R2 में भी कितना होना चाहिए, 3 एट्रीब्यूट। पहला कंडीशन तो आपको ये लगेगा, अगर R1 में 3 एट्रीब्यूट है और R2 में सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट है, देन यू कैन नॉट अप्लाई यूनियन ऑपरेशन ऑन R1 एंड R2। क्लियर हुआ। हर
तो आप कहेंगे इसका मतलब मैम हर टेबल के ऊपर यूनियन ऑपरेशन नहीं लगाया जा सकता है, तो जवाब होगा जी बिल्कुल सही पकड़े आप, नहीं लगाया जा सकता है। यूनियन ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब दोनों टेबल का या तीनों टेबल का, जितने टेबल को आप यूनियन करना चाह रहे हैं उन सारे टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्लियर, कि अगर R1 में 3 कॉलम है तो R2 में भी पूरे के पूरे 3 कॉलम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि R1 में 3 कॉलम है, R2 में 2 कॉलम है, या R1 में 3 कॉलम है, R2 में 4 कॉलम है, तो आप यूनियन लगा लेंगे। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो रूल नंबर 1 आपको याद रह गया। दूसरा क्या कहता है कि डोमेन भी सेम होने चाहिए। अब डोमेन का मतलब आपको याद दिला दे, जैसे जो डेटा टाइप आप बताते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब अगर कॉलम 1 में इंटीजर टाइप डेटा स्टोर हो रहा है R1 के टेबल में, तो कॉलम R2 का भी जो कॉलम 1 है उसका भी डोमेन इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि R1 का टेबल में कॉलम पहला जो है वो इंटीजर टाइप है, दूसरा जो है दूसरे कॉलम टेबल में कैरेक्टर टाइप है, और दोनों को आप यूनियन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों टेबल के करस्पॉन्डिंग कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, और डुप्लीकेट इसमें भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ देखिए समझा रही हूँ। जैसे यहाँ R1 है, यहाँ R2, 2 टेबल है। अब ये एक कॉलम A है, दूसरा B है, इसमें C है, इसमें D है, तो पहला कंस्ट्रेंट तो ये मैच कर गया। पहला कंस्ट्रेंट क्या मैच कर गया कि इसमें भी 2 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, इस टेबल में भी 2 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। इट्स गुड, करेक्ट, ठीक है, समझ गए आप लोग कि अच्छा दूसरा कंस्ट्रेंट भी तो मैच होने चाहिए तभी हम यूनियन लगाएंगे। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर इस टेबल का पहला कॉलम का डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, इस टेबल का भी पहले कॉलम दूसरे टेबल का डाटा टाइप कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी सेम लागू होने चाहिए। यानी अगर ये कैरेक्टर टाइप है तो इस टेबल का भी पहला कॉलम कैरेक्टर टाइप होना चाहिए। ये अगर इंटीजर टाइप है दूसरा, तो ये इसका भी दूसरा इंटीजर टाइप होना चाहिए। इसी को डोमेन कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें जब मैच करेंगे तभी आप क्या लगा पाएंगे, यूनियन लगा पाएंगे। बात मेरी समझ में आ गई। तो यूनियन क्या होता है, तो यूनियन में भी ध्यान रखेंगे जो डुप्लीकेट टपल्स होंगे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप यूनियन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें A1 B1 है, प्यार से लिख दीजिए A1 B1, A2 B2 है, इसको भी प्यार से लिख दीजिए। यूनियन है, कोई ये तो है नहीं, इसका और इसका दोनों का रो आएगा, है ना, तो इसमें क्या है C1 D1, तो यहाँ भी लिख दीजिए C1 D1, यहाँ C2 D2 है, लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। इसका भी रो आ गया, इसका भी रो आ गया, सब मिल करके यूनियन बन गया। यही तो है सेट थ्योरी। नहीं, आप दो सेट को मिला करके एक नया सेट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन। तो यहाँ पर वही बात है। हमको उम्मीद है आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन यूनियन हर टेबल पर आप नहीं लगाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दोनों टेबल के मैच करेंगे, डोमेन करस्पॉन्डिंग कॉलम का मैच होगा, तभी आप यूनियन लगा पाएंगे। आज का शायद लास्ट ऑपरेटर है आपका इंटरसेक्ट ऑपरेटर। बहुत अच्छा, बहुत पेशेंसली आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा पेज को, है ना। और चैनल पर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा प्लीज, ओके। तो यहाँ इंटरसेक्ट ऑपरेशन जो है, इंटरसेक्ट ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, तो सेट थ्योरी में क्या करता है, देखिए यहाँ पर भी ध्यान रहे, सेट थ्योरी का ये ऑपरेटर है। तो जो बातें मैंने यूनियन में बताया कि भाई नंबर ऑफ कॉलम दोनों टेबल के क्या होने चाहिए, सेम, और जो डेटा टाइप है कॉलम्स के, डोमेन जो है, दैट आल्सो शुड बी करस्पॉन्डिंगली मैच करना चाहिए। मतलब इसके पहले कॉलम का जो डोमेन है इसके पहले कॉलम के डोमेन से मैच होना चाहिए। इसके दूसरे कॉलम का जो R1 का डोमेन है वो R2 के दूसरे कॉलम के डोमेन से मैच करना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाई होगा तो ये कहलाएगा क्या, इंटरसेक्ट ऑपरेटर। समझे, ये दोनों कैरेक्टर सेटिस्फाई फुल्ली होगा तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्ट ऑपरेटर, ठीक ना। तो यहाँ पर R1 R2 का आपने क्या किया, इंटरसेक्ट कर लिया। तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉलम हो, कॉमन रो हो। तो यहाँ देखिए दोनों में कौन मैच कर रहा है, इंटरसेक्ट 1 और 2 दोनों का मैच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्ट। अगर दो रो मैच करता तो डुप्लीकेट अपने आप इसमें क्या हो जाता, रिमूव कर दिया जाता। तो ये जो है 4
4 आपको आज मैंने कवर किया रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर को। नेक्स्ट में अभी और कई सारे ऑपरेटर बचे हुए हैं जिसको 1-1 करके मैं कवर करूंगी। तो आज मैंने टोटल आपको क्या बताया कि पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा का जरूरत क्यों है, ये क्या काम करता है। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो 4 ऑपरेटर मुख्य होते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन ऑपरेटर, है ना, और फिर विथ एग्जांपल मैंने आपको बताया यूनियन ऑपरेटर एंड देन आफ्टर इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट कई बार सवाल पूछे गए हैं। डुप्लीकेट चूंकि इसमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको जज करने के लिए लोग पूछते हैं। तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर है वो सेट थ्योरी पे इन्फ्लुएंस है, तो जो डुप्लीकेट डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, तो ये पूरा लेक्चर था, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किए हैं तो, और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको फिर अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और नोट जरूर बनाइए। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं इसको प्लीज राइट डाउन इन योर लेक्चर नोट्स कॉपी, और उसको रिवाइज करते रहिए समय समय पर। ये बहुत जरूरी है, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, और वो आपको नथिंग यू विल गेट, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा लेक्चर। तो आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, शुक्रिया। हम लोग बहुत जल्दी दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।